हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था सबसे पहले गायों में जो स्ट्रेस चक्कर होता है, स्ट्रेस चक्कर यानी कि जो मध्य चक्कर होता है, ये गायों में होता है 21 दिन का होता है। यानी कि जो गायों में मासिक हार्मोन का जो परिवर्तन होता है उसे स्ट्रेस चक्कर कहा जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि बकरी का जो स्ट्रेस चक्कर है वो 20 दिन का होता है। इसके बाद में जो साल में 2 बार वो होता है कुतिया का। उसके बाद में जो ऊँटनी है उसका स्ट्रेस चक्कर 21, उसका ऊँटनी का 23 दिन का होता है। और 17 दिन का, जो 17 दिन का स्ट्रेस चक्कर होता है वो होता है सिप का। उसके बाद में हमने पढ़ा था जो नई जो पशु गणना उसके अनुसार पशुओं की 212 नस्लों के बारे में पढ़ा था। तो ये NBAGR के अकॉर्डिंग वर्तमान में पशुओं के 212 नस्लों को पंजीकृत किया गया। उसके बाद में हमने पढ़ा था एक सोलिपेड और एक होता पॉलीपेड। तो जो पॉलीपेड है यानी कि जो दो खुर वाले जानवर होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉलीपेड। जिनके खुर क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनको सम्मिलित किया गया था। इसके बाद में एक होता है सोलिपेड यानी कि एक खुर वाले जानवर, जिसमें घोड़ा, गधा, खच्चर इनको सम्मिलित किया गया था। तो यानी ये जो सोलिपेड है वो इसमें सवारी वाले जानवरों को शामिल किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए, स्पंज। तो ये जो गायों की जो सामान्य जानकारी है उसके अंतर्गत जो स्पंज आता है, यानी कि ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली है उसे कहा जाता है स्पंज। ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली है ब्याने वाली है उसे कहा स्पंज कहा जाता है। यानी कि ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली है उसे स्पंज कहा जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डाउन कावर। डाउन कावर। तो डाउन कावर क्या होता है, यानी कि ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है परंतु क्या होती है, गाभिन होती है, यानी कि वो ब्याने वाली है लेकिन दूध नहीं देती, उसे कहा जाता है डाउन कावर। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है परंतु क्या होती है, गाभिन होती है। दूध नहीं देती है परंतु क्या होती है, गाभिन होती है। यानी कि ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है परंतु क्या होती है, गाभिन होती है, उसे डाउन कावर कहा जाता है। इसके बाद में इसके बाद में प्रीमी पेरस। प्रीमी पेरस। तो प्रीमी पेरस किसे कहा जाता है, यानी कि ऐसी ऐसी गाय जो प्रथम बार प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बार ब्याने वाली है उसे प्रीमी पेरस कहा जाता है। यानी कि ऐसी गाय ऐसी गाय जो प्रथम बार गर्भित होकर यानी कि ऐसी गाय जो प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बार ब्याने वाली है। प्रथम बार ब्याने वाली है उसे कहा जाता है प्रीमी पेरस।
यानी कि ऐसी गाय जो प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बार ब्याने वाली है उसे पशुपालन विभाग में उसे प्रीमी पैरस कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा कुलिंग। तो कुलिंग किसे कहते हैं? कुलिंग का अर्थ होता है छटनी, यानी कि जो पशु जो जानवरों का जो झुंड होता है उसमें अवांछित पशुओं को समूह से अलग करना, ये कहलाता है कुलिंग। यानी कि जो अवांछित पशु है उनको समूह से अलग करना। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, अवांछित पशुओं को समूह से अलग करना। यानी कि जो गाय भैंसों का जो झुंड रहता है उसमें एक तो दूध देने वाले पशु होते हैं और एक ऐसे पशु होते हैं जो दूध नहीं देते हैं। उनके समूह से अलग करने को पशुपालन विभाग में कहा जाता है कुलिंग। कुलिंग का मतलब होता है छटनी करना। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक नोट कर लिया आप सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में वो था सर्विंग या मैटिंग। सर्विंग या मैटिंग। तो सर्विंग या मैटिंग किसे कहा जाता है? यानी कि जो गायों में जो मैथुन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो समागम की जो प्रक्रिया होती है उसे सर्विंग या मैटिंग कहा जाता है। तो गायों में जो समागम की प्रक्रिया उसे मैटिंग या सर्विंग कहा जाता है। गायों में मैथुन की प्रक्रिया, मैथुन की प्रक्रिया। तो गायों में जो मैथुन की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है मैटिंग। इसे समागम भी बोल सकते हो। यानी कि जो गायों में जो मैथुन की प्रक्रिया होती है उसे सर्विंग या मैटिंग कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इसके बाद में एक होता है डी बडिंग और एक होता है डी हॉर्निंग। डी बडिंग और एक होता है डी हॉर्निंग। तो डी बडिंग किसे कहते हैं और डी हॉर्निंग किसे कहते हैं? तो डी बडिंग होता है यानी कि जो छोटे पशु होते हैं उनमें सींग को काटना या हटाना डी बडिंग कहलाता है, और जो बड़े पशु होते हैं उनमें सींग को काटना या हटाना डी हॉर्निंग कहलाता है। तो डी बडिंग यानी कि छोटे पशुओं में छोटे पशुओं में सींग को काटना या हटाना, ये क्या कहलाता है? डीबडिंग कहलाता है। यानी कि जो छोटे पशु होते हैं उनमें जो सींग को काटना या हटाना ये कहलाता है डीबडिंग। और डीऑर्निंग होता है यानी कि जो बड़े पशु होते हैं उनमें सींग को काटना या हटाना डीबडिंग कहते हैं। डीऑर्निंग बड़े पशु बड़े पशुओं में सींग को काटना या हटाना, ये क्या कहलाता है? ये डीऑर्निंग कहलाता। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। यानी कि जो डी बडिंग है छोटे पशुओं में सिंग को काटना या हटाना डी बडिंग कहलाता है, और जो बड़े पशुओं में सिंग को काटना या हटाना ये कहलाता है डी हॉर्निंग।
इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इसके बाद में डॉकिंग। तो डॉकिंग क्या होता? डॉकिंग यानी कि जो पूंछ होती है उसको हटाना, डॉकिंग कहलाता, पूंछ को हटाना। तो ये हो जाएगा पूंछ को हटाना। तो पूंछ को हटाना उसे कहा जाता है डॉकिंग। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में हो जाएगा कैटलो। तो कैटलो किसे कहते हैं? कैटलो के अंतर्गत जो गाय और भैंस के मध्य जो संकरण करवाया जाता है उसे कैटलो कहा जाता है। गाय और भैंस के मध्य संकरण। यानी कि गाय और भैंस के मध्य जो संकरण करवाया जाता है उसे पशुपालन विभाग में कैटलो कहा जाता। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा गाय और भैंस का जो औसत दूध काल है वो कितना रहता। तो गाय और भैंस का जो औसत दूध काल है वो 310 दिन का रहता। तो नेक्स्ट लिखिए, गाय और भैंस का, गाय और भैंस का औसत दूध काल का औसत दूध काल, तो ये हो जाएगा 310 दिन। सॉरी, ये हो जाएगा 300 दिन। 300 दिन। तो यहां तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हेडिंग डालिए, गोवंश में नाड़ी दर प्रति मिनट। तो यानी कि जो गोवंश में गायों में जो नाड़ी दर पर मिनट है वो है 40 से 50। इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 40 से 50। ये हो जाएगी 40 से 50। और गायों में जो नाड़ी दर है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये होती है कॉक्सिजेलिया धमनी के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये भी नोट कर लो, गायों में जो नाड़ी दर है वो कॉक्सेजियल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। गायों में नाड़ी दर कॉक्सेजियल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट ये हो जाएगी गायों में श्वसन दर। तो गायों में श्वसन दर कितनी हो जाएगी? ये जो नाड़ी दर है इसकी, इसके 50% हो जाएगी, यानी कि 20 और 25 इसके आधी हो जाएगी। तो गायों में श्वसन दर, गायों में श्वसन दर, तो गायों में श्वसन दर कितनी हो जाएगी? 20 से 25। 20 से 25। तो गायों में जो श्वसन दर है वो हो जाएगी 20 से 25। इसके बाद में गायों का जो सामान्य तापमान है वो
तो आपसे पूछा जा सकता है कि गायों का सामान्य तापमान कितना, तो ये हो जाएगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो गायों का सामान्य तापमान, गायों का सामान्य तापमान ये हो जाएगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गायों का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये हो जाएगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि गायों का दूध में जो हल्का पीलापन होता है वो किसके कारण होता है, तो गायों के दूध में जो हल्का पीलापन है वो होता है कैरोटीन के कारण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गायों का दूध पीला, गायों का दूध पीला किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा कैरोटीन के कारण। आपने देखा होगा जो भैंस का दूध है वो सफेद होता है, तो भैंस का दूध सफेद किसके कारण होता है, वो होता है कैसिन के कारण। और जो गायों का दूध में जो हल्का पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में जो गाय भैंसों में जो एक टैटूइंग की विधि होती है, यानी कि जो इनके पहचान की एक अलग विधि है उसे टैटूइंग कहा जाता है। तो गायों में जो टैटूइंग होता है, तो ये गायों में उपयुक्त पहचान की एक विधि होती है, गायों में पहचान की एक विधि। यानी कि जो गाय भैंसों का झुंड है उसमें सबको अलग अलग पहचानने के लिए उसमें एक टैटूइंग की विधि होती है जिसके द्वारा उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो जो गाय में उनकी पहचान की विधि को टैटूइंग कहा जाता है। ये हो जाएगा टैटूइंग। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाली बीफ। यानी कि बीफ क्या होता है, ये जो गायों का मांस होता है इसे बीफ कहा जाता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा बीफ, यानी कि गायों का मांस। तो गायों के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। एक बार वापस सबको रिवाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्प्रिंज, यानी कि ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो उसे कहा जाता है स्प्रिंज। उसके बाद में हमने पढ़ा था डाउन कावर, यानी कि ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है परंतु क्या होती है, गाभिन होती है। इसके बाद में पढ़ा था प्रीमी पेरस, यानी कि ऐसी गाय जो प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बार बच्चा, जिसने प्रथम बार बच्चा दिया हो उसे प्रीमी पेरस कहा जाता है। इसके बाद में पढ़ा था कुलिंग, यानी कि जो अवांछित पशु होते हैं उनको समूह से अलग करना कुलिंग, या उसको छटनी कहते हैं, कुलिंग कहा जाता। उसके बाद में पढ़ा था सर्विंग या मैटिंग, यानी कि गायों में जो मैथुन की प्रक्रिया, समागम की जो प्रक्रिया होती है उसे सर्विंग या मैटिंग कहा जाता। इसके बाद में पढ़ा था डीबडिंग, यानी कि जो छोटे पशुओं में सिंग को काटना या हटाना डीबडिंग कहलाता। इसके बाद में पढ़ा था डीहॉर्निंग, यानी कि जो बड़े पशुओं में सिंग को काटना या हटाना क्या कहलाता, डीहॉर्निंग कहलाता। इसके बाद में पढ़ा था डॉकिंग, डॉकिंग यानी कि जो पूंछ को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है डॉकिंग। इसके बाद में पढ़ा था कैटलो, यानी कि जो गाय और भैंस के मध्य जो संकरण करवाया जाता है उसे कहा जाता है कैटलो। इसके बाद में गाय और भैंस का औसत दूध काल तो ये रहता 300 दिन। इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो गायों में जो नाड़ी दर है वो कितनी रहती है, 40 से 50। इसके बाद में गायों में जो श्वसन दर है वो रहती है 20 से 25 से। इसके बाद में हमने पढ़ा था गायों का सामान्य तापमान तो ये रहता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट।
इसके बाद में गायों के दूध में जो हल्का पीलापन वो किसके कारण रहता है, वो कैरोटीन के कारण। इसके बाद में पढ़ा था टैटूइंग, यानी कि जो गायों में जो पहचान की एक अलग विधि है उसे कहा जाता है टैटूइंग। इसके बाद में पढ़ा था जो गायों का मांस होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है बीफ। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। तो भारतीय गायों में जो सबसे भारी नस्ल है वो कौन सी नस्ल है, तो हेडिंग डालिए देसी गायों में जो सबसे भारी नस्ल भारतीय गायों में भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल, तो भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल हो जाएगी कॉकरेज। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉकरेज। भारतीय गायों में जो सबसे भारी नस्ल है उसे वो नस्ल कौन सी हो जाएगी, कॉकरेज। इसके बाद में इसके बाद में जो सबसे मीठा दूध होता है गायों में तो वो किसका होता है। इसके बाद में हेडिंग डालिए गायों में जो सबसे मीठा दूध, सबसे मीठा दूध, तो ये हो जाएगा साहिवाल में। सबसे मीठा दूध हो जाएगा साहिवाल में। आपसे पूछा जा सकता है कि जो साहिवाल गाय है उसमें सबसे दूध दूध सबसे मीठा होता, तो ये किसकी वजह से होता, तो ये लैक्टोज की वजह से होता। सबसे मीठा जो दूध होता है वो लैक्टोज की वजह से होता। इसके बाद में जो काविंग फैन है, काविंग फैन किसे कहते हैं, काविंग फैन, यानी कि जो ग्याबिन गाय होती है उसके लिए जो आवाज की अलग से व्यवस्था करवाई जाती है उसे कहते हैं काविंग फैन। यानी कि जो ग्याबिन गाय होती है उसके लिए आवाज की अलग से व्यवस्था करना काविंग फैन कहलाता। ग्याबिन गाय के लिए अलग से आवाज की व्यवस्था करना, आवाज की व्यवस्था करना, ये क्या कहलाता, काविंग फैन कहलाता। यानी कि ग्याबिन गाय के लिए अलग से आवाज की व्यवस्था करना क्या कहलाता, काविंग फैन। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिए गाय के बछड़े में जो बंध्याकृत की जो आयु है वो कितने सप्ताह रखी गई है, तो गाय के बछड़े में जो बंध्याकृत की आयु 8 सप्ताह रखी गई है। तो नोट करिए गाय के बछड़े में बंध्याकृत की आयु ये कितनी रखी गई है, 8 सप्ताह। बंध्याकृत की आयु, तो ये हो जाएगा 8 सप्ताह। तो गाय का जो बछड़ा होता है उसमें जो बंध्याकृत की आयु वो हो जाएगी 8 सप्ताह। इसके बाद में नेक्स्ट जो विदेशी गाय होते हैं उसमें जो यौनारंभ की जो अवधि होती है यानी कि उनका प्यूबर्टी काल है वो स्टार्ट होता है, तो वो हो जाएगा 18 से 24 माह। और जो अपने देसी गाय है उसमें जो यौनारंभ की जो अवधि है वो है 24 से 30 माह। तो जो विदेशी गायों में विदेशी गायों में यौनारंभ की अवधि
की अवधि। तो विदेशी गायों में जो यौनारंभ की अवधि है वो हो जाएगी 18 से 24 माह। ये हो जाएगी 18 से 24 माह, यानी कि 1.5 से 2 साल। और जो देसी गायों में जो यौनारंभ की अवधि है वो हो जाएगी 24 से 30 माह, यानी कि 2 से 2.5 साल। देसी गायों में यौनारंभ की अवधि। तो देसी गायों में जो यौनारंभ की अवधि है वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 24 से 30 माह। 24 से 30 माह, यानी कि 2 से 2.5 साल। तो यहां तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। रुको। तो यहां तक नोट कर लिया आप सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में जो यौनारंभ है, प्यूबर्टी काल, इसको अलग से समझते हैं। यानी कि जो यौनारंभ है, प्यूबर्टी काल, यौना आरंभ, तो ये होता 0 से 1, 1 से 1.5, और ये हो जाएगा 2.5 साल। तो 0 से 1 साल का जो गाय के जो बच्चा होता है, बछड़ा या बछड़ी, उसे 1 साल तक तो बछड़ा या बछड़ी रहता, तो ये हो जाएगा 1 साल तक बछड़ा या बछड़ी। इसके बाद में जो विदेशी गाय है, इसमें इनका जो प्यूबर्टी काल है वो रहता है 1 और 1.5 के बीच में, तो ये हो जाएगा, यानी कि 12 और 18 महीनों के बीच में, तो ये हो जाएगा विदेशी गायों के बीच। विदेशी गायों में, तो विदेशी गायों में जो प्यूबर्टी काल, यौनारंभ, वो हो जाएगा 1 और 1 साल और 1.5 साल के बीच में। इसके बाद में जो देसी गाय है, उनका जो प्यूबर्टी काल है वो 1.5 और 2.5 के बीच में, तो ये हो जाएगा देसी गायों में। तो गाय का जो बछड़ा होता है वो 1 साल तक तो गाय का बछड़ा या बछड़ी, यानी कि जो नवजात काफ रहता है, उसके बाद में 1 से 1.5 तक जो प्यूबर्टी काल है वो हो जाएगा विदेशी गायों का। और इसके बाद में जो 1.5 से 2.5 साल है वो हो जाएगा देसी गायों का। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग हेडिंग डालिए। रेंज ऑफ मिल्क के आधार पर गायों का वर्गीकरण किया गया, यानी कि दूध के आधार पर गायों को नस्लों को पंजीकृत किया गया। तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ मिल्क के अकॉर्डिंग। रेंज ऑफ मिल्क, ये किसके अकॉर्डिंग है? बीसीआई के अकॉर्डिंग, यानी कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग गायों का दूध के आधार पर उनको नस्लों, उनकी जो नस्लें हैं उनको पंजीकृत किया गया। तो ये हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? बीसीआई के अकॉर्डिंग। बीसीआई के अकॉर्डिंग, यानी कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग गायों के दूध के आधार पर उनके नस्लों को पंजीकृत किया गया। तो इसमें सबसे पहले तो गायों की नस्लों को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले 500 से 1000, 1000 से 1500, और 1500 से 2500। तो ये है गायों की जो लीटर प्रति ब्यात, जो इनका दूध होता है लीटर प्रति ब्यात, यानी कि जो गाय जो दूध देती है 10 महीने,
उसके अकॉर्डिंग इनका वर्गीकरण किया गया 10 महीने यानी कि 300 दिन। तो ये हो जाएगा दूध लीटर प्रति व्यात में। तो जो 500 और 1000 के बीच में इसमें कौन सी गाय आ जाएगी, ये हो जाएगा भारवाहक नस्ल, भारवाहक नस्ल। यानी कि जो ड्राफ्ट वाली नस्ल है वो हो जाएगी 500 और 1000 के बीच में। इसके बाद में 1000 और 1500 के बीच में हो जाएगी द्विकाजी नस्ल यानी कि ड्यूल पर्पज। जो ड्यूल पर्पज वाली नस्ल है वो हो जाएगी 1000 और 1500 के बीच में यानी कि द्विकाजी नस्लें, द्विकाजी नस्लें। और इसके बाद में जो 1500 और 2500 के बीच में हो जाएगी कौन सी, दुधारू नस्लें यानी कि मिल्च ब्रीड वाली नस्लें हैं वो हो जाएगी दुधारू नस्लें। जो इनकी रेंज रहेगी 1500 और 2500 के बीच में, हो जाएगी दुधारू नस्लें, दुधारू नस्लें। तो इनकी रेंज 1500 और 2500 लीटर प्रति वात इनका जो दूध की रेंज है उसके अकॉर्डिंग। और ये हो जाएगी ड्राफ्ट वाली नस्लें, भारवाहक, ड्राफ्ट ब्रीड। तो इनकी रेंज तो 500 से 1000 में भारवाहक नस्ल आ जाएगी, 1000 से 1500 के बीच में द्विकाजी नस्लें आ जाएगी, और जो 1500 से 2500 है उसमें दुधारू नस्लें आ जाएगी। तो जो गायों को अलग अलग उनके दूध के आधार पर उनको वर्जित अलग से पंजीकृत किया गया, तो ये हम पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।